नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे किसमें, इन वर्ल्ड ज्योग्राफी में, है ना। प्रेशर बेल्ट के बारे में हमने देख लिया था प्यारे दोस्तों कि चार तरह की जो प्रेशर बेल्ट होती हैं उसमें क्या क्या, कहाँ कहाँ पर वायु दाब किस तरह से होता है, किस तरह से काम करता है, वो उसके बारे में हमने जानकारी ले लिया था प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ। वो है टेम्परेचर। क्या है प्यारे दोस्तों? टेम्परेचर, तापमान, है ना। तो तापमान होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है प्यारे दोस्तों? तो डिफिनेशन में हम देखते हैं कि हीट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो हीट प्रेजेंट होता है, जो मौजूद होता है हीट हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में, उसी हीट को क्या कहा जाता है? टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। वायुमंडल का क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कहा जाता है प्यारे दोस्तों, है ना। वायुमंडल में जो हीट, जो उष्मा उपस्थित होती है, उसी उष्मा को क्या बोला जाता है? टेम्परेचर। वायुमंडल में उपस्थित उष्मा की मात्रा जो है प्यारे दोस्तों, है ना, वही क्या कहलाती है? टेम्परेचर कहलाती है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, जो सोर्स ऑफ टेम्परेचर होता है वो कितने तरह का होता है? कहाँ कहाँ से हमें टेम्परेचर जो है हमारे वायुमंडल को वो मिलता है? तो फर्स्ट होता है प्यारे दोस्तों एक प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स, है ना। एक प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत में आता है प्यारे दोस्तों टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना, पार्थिव विकिरण। और सेकेंडरी सोर्स में आते हैं सोलर रेडिएशन, है ना, सोलर सौर्य विकिरण। तो प्यारे दोस्तों, ये फिगर के माध्यम से हम देख रहे हैं, है ना। क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा अर्थ है, क्या है ये? अर्थ जो है हमारा, इसके चारों तरफ क्या है? ये गैसों का आवरण है ना, जो रेड रेड कलर में दिखाया गया है। ये गैसों का आवरण है, मतलब कि हमारा वायुमंडल है। तो फर्स्ट जो स्रोत सोर्स माना गया है, स्रोत जो माना गया प्यारे दोस्तों, उसको माना गया कौन है? वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण। और जो सेकेंड है प्यारे दोस्तों, वो है सोलर रेडिएशन, जो विकिरण कहाँ से आती है? सूर्य से, है ना। सूर्य से जो सीधा आती है हमारे अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर में, उस विकिरण को सेकेंडरी सोर्स माना गया है। और प्राइमरी सोर्स माना गया है उस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, जो विकिरण रात के समय में हमारे पृथ्वी से बाहर निकलती है ना। तो प्यारे दोस्तों, फिगर से अगर हम देखना चाहें तो देखते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना, क्या है हमारा अर्थ? डे के समय में क्या होता है प्यारे दोस्तों कि जो सन की लाइट है ना, वो बाहर साइड से आती है ना। मतलब कि हमारे अर्थ में क्या होगा कि हमारे अर्थ में जब सन की लाइट पहुंचेगा तो टेम्परेचर जो होगा वो बाहर के अपेक्षा वो जो होगा हमारा इधर का एटमॉस्फेयर, है ना, उसके अपेक्षा जो हमारा अर्थ है उसका जो टेम्परेचर होगा प्यारे दोस्तों, वो लो होगा। क्या होगा? लो होगा। क्यों? क्योंकि सन की लाइट जो है इधर ज़्यादा रोशनी देगी, यहाँ आते आते जो यहाँ तक आने में उसको ज़्यादा समय लगेगा, जिसके वजह से यहाँ पर कम ही रेडिएशन आ पाएगा। जिसके वजह से जो है बाहर के अपेक्षा रेडिएशन तो बहुत आता है दोस्तों, हमें गर्मी भी बहुत लगती है, लेकिन जो है ये बाहर का जो क्षेत्र है, जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, इसके अपेक्षा जो है हमारा अर्थ दिन के समय में क्या होता है? कम गर्म होता है ना। टेम्परेचर क्या होता है यहाँ का? कम होता है। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है प्यारे दोस्तों रात के समय में, इन नाइट, है ना। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों कि जो अर्थ है ना, फिगर में आप देख रहे हैं कि जो अर्थ है
ये अर्थ का जो टेम्परेचर होता है प्यारे दोस्तों रात में वो ज़्यादा होता है किसके तुलना में। जो बाहर का टेम्परेचर होगा, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा, उसके तुलना में अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि रात का समय होने की वजह से जो ये सन की लाइट है ना, वो तो यहाँ पर नहीं रहेगी, है ना। सोलर रेडिएशन तो यहाँ पर नहीं रहेगा, जिसके वजह से इधर का जो इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, एकदम लो हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है, जो दिन भर उष्मा ग्रहण किया है पर अर्थ हमारा सन की लाइट से, वो तो रात में भी गर्म रहेगा ना प्यारे दोस्तों। इधर तो ठंडा हो गया, लेकिन इधर पर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। इसके वजह से ये जो टेरिस्टेरियल रेडिएशन है, इसी को क्या बोला गया है प्यारे दोस्तों, प्राइमरी सोर्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ, है ना। तो इस तरह से आपको स्पष्ट हो गया होगा प्यारे दोस्तों कि रात के समय में जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है अर्थ का अकॉर्डिंग टू डे, है ना, सॉरी अकॉर्डिंग टू टेरिस्टेरियल रेडिएशन, है ना। टेरिस्टेरियल रेडिएशन के अनुसार जो है वो अर्थ का टेम्परेचर रात के समय में ज़्यादा होता है। किसके मुकाबले? दिन के मुकाबले। दिन में टेम्परेचर थोड़ा कम, है ना। कहने का ऐसा मतलब नहीं है कि प्यारे दोस्तों कि रात में जो है 50 डिग्री सेल्सियस हो गया और दिन में 40 डिग्री सेल्सियस होगा, वो बात नहीं की जा रही है। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि जो टेम्परेचर होगा, है ना, रात में ज़्यादा होगा किसके अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, है ना। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम होगा और अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इसलिए बोला गया है प्यारे दोस्तों कि जो टेरिस्टेरियल रेडिएशन है वो टेम्परेचर का प्राइमरी सोर्स होता है। क्योंकि जब सन लाइट हमारे यहाँ नहीं होता, सन सोलर रेडिएशन नहीं होता है, तब अर्थ को गर्म रखने का, टेम्परेचर बढ़ा के रखने का काम कौन करता है? टेरिस्टेरियल रेडिएशन। तो आई होप प्यारे दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं किसके बारे में, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर, तापमान को कौन कौन से फैक्टर जो है, घटक जो है प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं प्यारे दोस्तों। उसमें से एक आता है प्यारे दोस्तों सन लाइट। क्या आता है प्यारे दोस्तों? सन लाइट। जैसा सनलाइट पहुंचेगा उसके अनुसार ही अर्थ का टेम्परेचर रहेगा। जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पहुँचेगा वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सनलाइट कम पहुँचेगा तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टेम्परेचर वहीं पर ज़्यादा होगा जहाँ पर सन का लाइट ज़्यादा आएगा, है ना प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से हम देख रहे हैं प्यारे दोस्तों क्या, कि जहाँ पर सन का लाइट ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा। और दूसरा इफेक्ट जो है प्यारे दोस्तों वो है हाइट। हाइट जो है बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है अर्थ के टेम्परेचर में। तो हाइट जितना ज़्यादा होगा प्यारे दोस्तों, क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा हाइट होगा प्यारे दोस्तों, उतना ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा? कम होता जाएगा। टेम्परेचर क्या होता जाएगा प्यारे दोस्तों? कम होता जाएगा। हाइट बढ़ेगा, है ना, तो टेम्परेचर घटेगा। हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा प्यारे दोस्तों? घटेगा, है ना। क्यों घटेगा? क्योंकि वहाँ पर टेरिस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो नहीं हो पाता है। हाइट पर टेम्परेचर ही कम रहेगा तो टेरिस्ट्रियल रेडिएशन कितना होगा? जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वहीं तो टेरिस्ट्रियल रेडिएशन जो है ज़्यादा हो पाएगा ना प्यारे मित्रों। तो इस तरह से ये इफेक्टिंग जो है देखने को मिलता है कौन कौन से फैक्टर में। सनलाइट हो गया, हाइट हो गया, टेरिस्ट्रियल रेडिएशन हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं प्यारे दोस्तों, ये होती हैं फैक्टर्स जो अर्थ के टेम्परेचर को इफ़ेक्ट डालती है। तो प्यारे दोस्तों और जो नेक्स्ट है वो क्या है कि इन समर सीजन, गर्मी के मौसम में, गर्मी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में क्या हमें देखने को मिलता है कि जो डे का समय होता है ना, दिन का जब समय होता है तो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है प्यारे दोस्तों। और जैसे ही रात होता है तब टेम्परेचर क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है ना। रात के समय में टेम्परेचर कम और दिन के समय में टेम्परेचर ज़्यादा, है ना। तो प्यारे दोस्तों और आगे देखते हैं कि जो टेम्परेचर है उसको कैसे कैसे
रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे अर्थ में। तो इसके लिए भी जिस तरह से प्रेशर के लिए प्रेशर बेल्ट बनाया गया था, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में हम देख रहे थे, उसी तरह से ये जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कौन से क्षेत्र में कितना टेम्परेचर कैसा रहेगा, तो उसके लिए भी एक टेम्परेचर बेल्ट बनाया गया है प्यारे दोस्तों। टेम्परेचर बेल्ट होता है जो अर्थ को 3 टेम्परेचर बेल्ट में बांटा गया है। फर्स्ट होता है ट्रॉपिकल जोन। फर्स्ट क्या होता है प्यारे दोस्तों? ट्रॉपिकल जोन होता है, ये फर्स्ट है। ये कौन सा क्षेत्र होगा? इक्वेटर के 23.5 डिग्री साउथ और इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो जितना भी क्षेत्र होता है प्यारे दोस्तों, ये जितना भी क्षेत्र होता है इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या होगा इसके बारे में डिटेल से अभी देखेंगे प्यारे दोस्तों। और ये जो 23.5 डिग्री साउथ का जो ये लाइन होता है इसी को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा, है ना। इसी को क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा बोला जाता है। ये 23.5 डिग्री साउथ है लेटीट्यूड को। और ये जो नॉर्थ का 23.5 डिग्री लेटीट्यूड है उसको बोला जाता है प्यारे दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, है ना। मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र आएगा, है ना, जो टेम्परेचर जोन आएगा वही कहलाता है ट्रॉपिकल जोन, है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उसी तरह से प्यारे दोस्तों कर्क रेखा से, है ना, मतलब कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक के बीच का जो क्षेत्र होता है प्यारे दोस्तों इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोला जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना। और जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र होता है प्यारे दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? पोलर जोन बोलेंगे, है ना। मतलब कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसी के बारे में नेक्स्ट चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों डिटेल से कि क्या होता है। फर्स्ट हम देख रहे थे प्यारे दोस्तों ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि सन रेज इंसिडेंट परपेंडिकुलर, उन क्षेत्रों में मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होगा प्यारे दोस्तों उसके बीच के क्षेत्र में क्या होगा? सन रेज जो है इंसिडेंट परपेंडिकुलर, मतलब कि हमेशा सीधी लंबवत पड़ती रहेगी। और सीधा लंबवत पड़ेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ का टेम्परेचर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर सोलर रेडिएशन जो है वो ज़्यादा आता है, सनलाइट वहाँ पर ज़्यादा पहुँचता है और जल्दी जल्दी पहुँचता है, कम से दूरी तय करना पड़ता है ना। और टेम्परेचर इन डे क्या होगा? जो ट्रॉपिकल जोन जो है प्यारे दोस्तों वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है दिन में वो ज़्यादा होता है और टेम्परेचर में डिफरेंस लो रहता है, मतलब कि अंतर जो है वो ज़्यादा देखने को हमें नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि एकाएक एकदम 50 था, 50 डिग्री सेल्सियस और घट के हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, इस तरह का डिफरेंस वहाँ हमें देखने को नहीं मिलता है। एवरेज में 45 60 60 सॉरी 50 ऐसे 45 से 50 के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। और पोलर जोन दूसरा जो है प्यारे दोस्तों टेम्परेचर बेल्ट में हम देखते हैं, दूसरा टेम्परेचर बेल्ट वो है पोलर जोन। ये क्या होता है? ध्रुवीय कटिबंध या फिर फ्रीजिंग जोन, है ना, शीतोष्ण कटिबंध। ये होता है प्यारे दोस्तों टेम्परेचर जोन जिसमें क्या होता है कि सन रेज इंसिडेंट साइलेंट, है ना, साइलेंट। तो जो सन की किरणें होंगी इस जोन पर, पोलर जोन पर, जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है प्यारे दोस्तों, है ना, उसके बीच वाले क्षेत्र में जो होगा सन रेज वो इंसिडेंट होगा कैसा? साइलेंटली, है ना। मतलब कि बहुत ही तिरछा जाएगा, बहुत दूरी तय करना होगा उसको। हम जैसे कि पिछली बार हमने चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी प्यारे दोस्तों? कि क्या बताया था प्यारे दोस्तों कि ये जो हमारा सन है ना,
हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। अगर सन की किरणें जो होंगी, है ना, क्या होंगी, सर की किरणें निकलेंगी यहाँ से, अपना चारों तरफ अपना किरण फैला देगा पूरे जहान में, जिससे चारों तरफ जो है लाइट चलती रहेंगी। तो जो हमारा जब ऐसा अर्थ रहता है प्यारे दोस्तों, तो अर्थ में जो है ये जो सन की किरणें हैं वो परपेंडिकुलर आती हैं कहाँ पर, इसके इक्वेटर पर, है ना। इक्वेटर पर क्या आएगा, एकदम सीधा आएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों जब ये ध्रुवों पर आता है ना, सॉरी, मैंने थोड़ा फिगर को उल्टा बना रखा है प्यारे दोस्तों, फिगर ऐसा नहीं बनाना है। प्यारे दोस्तों ये हमारा है क्या, अर्थ, और ये है हमारा सन, और इसके बीच में ये हमारा रहा इक्वेटर, है ना। इस तरह से समझने में आसानी होगी प्यारे दोस्तों। तो जो सन है, सन से जो सनलाइट निकलेगा, है ना, वो सीधा परपेंडिकुलर पकड़े पहुंचेगा कहाँ पर, इस जगह पर इक्वेटर पर, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री अक्षांश पर पहुंचेगा इक्वेटर लाइन पर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो सन की लाइट है वो सीधा परपेंडिकुलर पड़ रही है ना। और यहाँ पर ऐसे मकर रेखा है और यहाँ पर ऐसे कर्क रेखा है। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है वो हमेशा ज़्यादा रहता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि सन की किरणें जो है ज़्यादा पहुँचती है ना, और परपेंडिकुलर जाती है। लेकिन ये जो ध्रुवीय वाला क्षेत्र होता है, पोलर जोन जो है प्यारे दोस्तों, इधर 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 ये जो पोलर जोन है, यहाँ पर क्या होता है कि सन की लाइट जो है ऐसे तिरछा जाती है, क्या करती है, ऐसे तिरछा जाती है, जिसकी वजह से इनको दूरी ज़्यादा तय करना पड़ता है। और ज़्यादा तय करेगा तो यहाँ पर सन भी कल जो लाइट जो होगा वो भी क्या होगा, कम पहुँचेगा। और कम पहुँचने के कारण ही क्या होता है प्यारे दोस्तों, तिरछा पड़ेगा तो कम पड़ेगा, और कम पड़ने के कारण जो है टेम्परेचर वहाँ का क्या हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है प्यारे दोस्तों एकदम। इसलिए कहते हैं कि पोलर जोन पे बर्फ ही बर्फ हमें देखने को मिलता है। तो प्यारे दोस्तों ये था कहानी पोलर जोन का। अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन, है ना, उपोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है उसके बारे में, जो 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री, साढ़े 66 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है प्यारे दोस्तों, उसके बीच ये बनता है सब ट्रॉपिकल जोन या फिर टेम्परेट जोन, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है प्यारे दोस्तों कि जो इक्वेटर है उधर से गर्म हवाएं जाएंगी, है ना, क्या जाएंगी, गर्म हवाएं। और जो पोलर जोन होगा उधर से ठंडी हवाएं आएंगी, है ना, क्या आएंगी, ठंडी हवाएं। और जो इक्वेटर है उधर से जाने के लिए जाएंगी तो गर्म हवाएं जाएंगी, है ना, क्योंकि इधर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है प्यारे दोस्तों और इधर का टेम्परेचर लो रहता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी हवाएं आती हैं और इक्वेटर की तरफ से गर्म हवाएं जाती हैं। और ये दोनों हवाओं का क्या होता है, मिलन होता है, संगम होता है ना। गर्म हवा और ठंडा हवा जा कर के मिलते हैं कहाँ पर, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन पर, है ना। उपोष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र होता है प्यारे दोस्तों, वहाँ पर जा कर के ये दोनों हवाएं, गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं मिलती हैं, जो इक्वेटर और फॉल्स ध्रुवों की तरफ से आती है। तो सब ट्रॉपिकल पोलर जोन में प्यारे दोस्तों हम देख रहे थे, सॉरी, सब ट्रॉपिकल जोन में हम देख रहे थे प्यारे दोस्तों कि जो डिफरेंट टाइप का जो एयर होगा वो मिक्स्ड होगा कहाँ पर, इन सब ट्रॉपिकल जोन, है ना। विभिन्न प्रकार की जो वायु होती है वो आकर यहाँ पर मिलती है, ठंडा और गर्म, है ना। और वेदर इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसी के कारण से ये जो है सब ट्रॉपिकल जोन, यहाँ पर वेदरिंग इफेक्ट जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं आकर के क्या करती हैं, मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बादलों का निर्माण, वर्षा ज़्यादा होगा, बिजली उजली ज़्यादा चमकेगा कड़केगा, है ना। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों
कि जो 3 तरह की टेम्परेचर प्रेशर है बेल्ट है, सॉरी टेम्परेचर बेल्ट है, वो कौन कौन सी होती हैं। हमने देखा ट्रॉपिकल, पोलर और सब ट्रॉपिकल जोन। तीनों के बारे में जानकारी ले ली प्यारे दोस्तों। हाँ अंकल। तो प्यारे दोस्तों, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, हमारे अंकल बीच में आ गए थे। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों और बात करते हैं कोरियालिस फोर्स के बारे में। कोरियालिस बल्ब, जिसको विक्षेपक बल्ब भी कहा जाता है, इसके बारे में तो बहुत तरह की जानकारी हमने ले रखी है प्यारे दोस्तों, जान चुके हैं कि कहाँ पर क्या होता है, किस तरह से लागू होता है प्यारे दोस्तों। तो फिर से एक बार हम देखते हैं कि इसकी कहानी क्यों हमें जानने की पड़ रही है। कि ये जो कोरियालिस फोर्स है प्यारे दोस्तों, अ फोर्स विच इज अप्लाइड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो बल लगता है उसी बल को बोलते हैं कोरियालिस बल प्यारे दोस्तों, है ना। तो पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, कोरियालिस बल। अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये जो होता है प्यारे दोस्तों कोरियालिस बल, वो किस पर लागू होगा या फिर किस पर अप्लाइड होगा। वो अप्लाइड होगा प्यारे दोस्तों जो वस्तु गति कर रहा होता है हमारे अर्थ में, है ना। हमारे अर्थ में जो वस्तुएं गति कर रही है, तो गति कौन करती है, हवाएं करती है ना, जाहिर सी बात है, हम देख भी रहे हैं और हमने पढ़ा भी है। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर जो है परपेंडिकुलर अप्लाइड होता है, लंबवत पड़ता है कौन, कोरियालिस बल। इट इफेक्ट ओनली विंड डायरेक्शन नॉट वेलोसिटी, ये जो है प्यारे दोस्तों केवल और केवल वायु की दिशा को प्रभावित करता है, ना कि उसकी वेलोसिटी को, उसकी गति को प्रभावित नहीं करता है। करेगा तो सिर्फ उसके डायरेक्शन को, उसके दिशा को पलट देगा प्यारे दोस्तों, है ना। इट इफेक्ट ओनली विंड डायरेक्शन एंड ऑल्सो इफेक्ट ऑन साइक्लोन एंड ओशियनिक करेंट, है ना। और ये जो है किस पर इफेक्ट डालता है प्यारे दोस्तों, जैसे हमने कहा था प्यारे दोस्तों कि मूविंग ऑब्जेक्ट, जो साइक्लोन होते हैं वो भी मूविंग ही होते हैं, वो मूव भी करते रहते हैं, इसलिए उस पर भी इफेक्टफुल होता है कौन, कोरियालिस फोर्स। एंड ओशियनिक करंट, जो महासागरीय जल धाराएं होती हैं प्यारे दोस्तों, वो भी तो मूविंग ऑब्जेक्ट में आती हैं, वो भी तो गतिमान रहती हैं, इसीलिए उन पर भी जो है कोरियालिस फोर्स का प्रभाव देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं कि जो कोरियालिस फोर्स है, कौन, कोरियालिस फोर्स, वो मिनिमम होता है कहाँ पर, इक्वेटर पर, मतलब कि कम अमाउंट में पाया जाता है या फिर कम क्रियाशील होता है, कम इफेक्टफुल होता है कहाँ, इक्वेटर पर। और पोल्स पर जो है कोरियालिस बल जो है प्यारे दोस्तों वो ज़्यादा होता है। मतलब कि कहने का मतलब कि जो भी लो लेटीट्यूड वाले जो एरिया है, लो लेटीट्यूड कहने का मतलब कि इक्वेटर लाइन के आसपास वाले जो एरिया है प्यारे दोस्तों, आसपास वाले जो लेटीट्यूड है उन्हें निम्न अक्षांश बोला जाता है। और हाई लेटीट्यूड मतलब कि ध्रुवीय क्षेत्र वाले जो लेटीट्यूड होंगे, पोलर रीजन वाले जो लेटीट्यूड होंगे, उनको उच्च अक्षांश बोला जाता है। मतलब कि उच्च अक्षांशों में जो है वैल्यू जो होगा कोरियालिस फोर्स का वो मैक्सिमम होगा, और लो लेटीट्यूड वाले एरिया में जो होगा मिनिमम होगा, किसका वैल्यू, कोरियालिस फोर्स का वैल्यू प्यारे दोस्तों। तो ये तो कहानी था कोरियालिस फोर्स के बारे में प्यारे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि एक आता है फेरल लॉ, है ना प्यारे दोस्तों, क्या आता है, फेरल लॉ। तो ये फेरलवा है क्या, इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। ये जो फेरल नामक वैज्ञानिक था ना प्यारे दोस्तों, इसने इसी बात को, किसके बात को, कोरियालिस फोर्स वाली जो बात है उसी बात को ये आगे बढ़ा दिया, एक कदम आगे बढ़ा दिया, है ना। और अपने ही नाम से क्या एक नियम दिया, फेरल लॉ, फेरल नियम दिया, है ना। तो प्यारे दोस्तों हम अभी तक देख रहे थे कि जो कोरियालिस फोर्स है वो डिसाइड करता है कि विंड का डायरेक्शन क्यों चेंज होगा, क्यों जो है पवनों की दिशा जो है वो बदलेगी, लेकिन वो कौन सी दिशा में बदलेगी, है ना, लेफ्ट होगी, राइट होगी, ईस्ट होगी, वेस्ट होगी, कौन सी दिशा में बदलेगी प्यारे दोस्तों, इसके बारे में जो जानकारी है वो देता है फेरल लॉ। मतलब कि जो फेरल लॉ है वो डिसाइड करता है कि जो विंड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो लेफ्ट होगा कि राइट होगा कि क्या होगा, इसके बारे में जो है जानकारी फेरल लॉ ही देता है प्यारे दोस्तों।
आगे हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो फेरल लो है उसके अनुसार जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो है नदन हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं प्यारे दोस्तों, वो किधर मुड़ जाती हैं? राइट की ओर, है ना। उसका जो डायरेक्शन है वो किधर मुड़ जाएगा? राइट साइड मुड़ जाएगा। और सदर्न हेमिस्फीयर जो है प्यारे दोस्तों, वहाँ पर विंड का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड मतलब कि बाएं ओर मुड़ जाती है प्यारे दोस्तों। तो नदर्न स्पीयर में हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि 0 डिग्री से इधर नॉर्थ की तरफ एक हाई प्रेशर वाला क्षेत्र होता है। पवनें हमेशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो हाई प्रेशर वाला एरिया यहाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर आएगा, फिर इधर भी जाएगा पोलर क्षेत्रों में, है ना, क्योंकि उधर प्रेशर ज़्यादा है। तो उसी तरह से सेम दोनों डायरेक्शन, दोनों हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। तो यही जो है फेरल लो वो हमें बताता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो पवनों का जो डायरेक्शन होगा, विंड का डायरेक्शन जो होगा वो राइट साइड होगा। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर विंड का डायरेक्शन कैसा होगा? लेफ्ट साइड होगा प्यारे दोस्तों। ये तो हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि किस तरह से हवाएं जो है राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ मुड़ रही थी, लेकिन हमें यहाँ देखने को मिला जो फेरल लो था यही बताता है कि जो पवनों की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, लेफ्ट की राइट, है ना प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों ये हमने देखा फेरल लो के बारे में और कोरियालिस बॉल के बारे में। तो आगे हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों विंड, है ना। विंड पवन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, ये किस तरह से क्या काम करता है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अंतिम समय तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, है ना। ऐसा ही वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट फटाफट करते रहिए प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।